नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। देखिए, राह जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में बात होगी सबको टेंशन देने वाले टशन की, जो आए दिन सड़कों पर दिखता है। सियासी ढाबे में उठेगा अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का मुद्दा, जो पीएम मोदी पर हमला कर खुद टारगेट पर आ गए हैं। तो सोशल अड्डा में करेंगे भारी सख्ती के बीच यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों की बात। आखिर पहले ही दिन क्यों गायब हो गए लाखों छात्र? और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे 5 दिन चले एरो इंडिया शो का पूरा लेखा जोखा, जहां फाइटर प्लेन पर वीर हनुमान की तस्वीर की वापसी हो गई है। तो शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया में भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। हरियाणा के झज्जर में रहने वाले सुनील यादव की जापान की रेओको ओकोमोडो के साथ शादी के चर्चे पूरे इलाके में हो रहे हैं। दोनों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह की सारी रस्में निभाई और 7 जन तक एक दूसरे के साथ रहने का वायदा किया। इस मौके पर विदेशी दुल्हनिया के परिवार वाले भी हरियाणवी गानों पर थिरकते नजर आए। मुंबई के बोरीवली इलाके में खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे माँ एक कार्यक्रम में नजर आई। राधे माँ की दिव्य दर्शन करने के लिए इस कार्यक्रम में आम लोगों के साथ साथ कई नेताओं ने भी हाजिरी लगाई। इसमें दहिसर विधानसभा से बीजेपी विधायक मनीषा चौधरी भी शामिल थी। यूपी के हमीरपुर में जिला प्रशासन ने अनोखा क्रिकेट मैच करवाया, जिसमें खिलाड़ी धोती कुर्ता पहनकर मैदान में उतरे। इस दौरान पूरे मैच की कमेंट्री संस्कृत भाषा में की गई। इस मैच को देखने के लिए जिले के तमाम आला अधिकारी दर्शक के रूप में वहां पर मौजूद रहे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया के 14वें एडिशन का सफलतापूर्वक समापन हो गया। शो के आखिरी दिन बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। 5 दिनों तक चले इस आयोजन में एयरफोर्स इंडस्ट्री में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। भयानक भूकंप की चपेट में आए तुर्की में राहत और बचाव के मिशन को पूरा करने के बाद भारतीय टीम दिल्ली लौट आई है। एनडीआरएफ की 47 सदस्यों की टीम में डॉग स्क्वाड के मेंबर्स रैम्बो और हनी भी शामिल थे। 10 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में इन दोनों ने भी अहम भूमिका निभाई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। पंजाब के नवा शहर से सड़क हादसे का एक नया और दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि रफ्तार और रोमांच के चक्कर में एक कार सवार ने खुद ही हादसे को न्योता दे दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत यह रही कि स्टंटबाजी की चपेट में और कोई नहीं आया, लेकिन जिस तरह यह भयानक हादसा हुआ है उसके लिए जरूरी है कि सड़कों पर स्टंटबाजी को लेकर हॉर्न बजाया जाए। किसी के लिए रफ्तार शौक है तो किसी के लिए जुनून। ड्राइविंग सीट पर बैठे नहीं की रफ्तार से मुकाबला शुरू। सड़कों पर स्टंटबाजी की तस्वीरें आजकल आम हो गई हैं। चंद लोगों के दिमाग पर रफ्तार का फितूर इस कदर हावी है कि वो अपनी जान को दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। सड़क पर स्टंटबाजी की ऐसी ही एक नई दिल दहला देने वाली तस्वीर पंजाब के नवा शहर से आई है। ये हादसा कैसे हुआ, कार सवार का क्या हुआ, सब आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हादसे की पूरी लाइव तस्वीर देखिए। सफेद रंग की ये कार नवा शहर से फगवाड़ा जाने वाले नेशनल हाईवे पर तूफानी रफ्तार से दौड़ रही थी।
बगल वाले कार को स्पीड का चैलेंज देते हुए ये तेजी से आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर कार सवार को न जाने क्या सोचता है कि वो बीच हाईवे पर जिग जैग मोड में गाड़ी चलाने लगता है। कार सवार की ये सारी स्टंटबाजी पीछे चल रही एक कार में बैठे लोग अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसी बीच स्टंटबाजी कर रहे कार ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाता है और फिर कार डिवाइडर से टकरा जाती है। कार का क्या हाल हुआ इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। हेलो, यार सही रह गया है ना? ਗੱਡੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੋ ਗਬਾਜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। वीडियो में साफ दिखा कि हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गाड़ी चला रहे शख्स का क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक अमृतसर का रहने वाला 24 साल का एक शख्स इस कार को ड्राइव कर रहा था। कार सवार नवा शहर से फगवाड़ा 344A नेशनल हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। तभी स्टंटबाजी के चक्कर में उसकी कार गांव कहमा बस स्टैंड पर डिवाइडर से बुरी तरह टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत ये रही कि हादसे में कार सवार को थोड़ी चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसों पर गौर करें तो देश में हर साल 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान सड़क हादसों में हो जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में कुल 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1,53,972 लोगों की जान चली गई। वहीं 3,84,448 लोग घायल हुए। सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से 16,397 लोगों की मौत हो गई। वहीं 46,593 लोग हेलमेट न पहनने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में भी भारत सड़क दुर्घटनाओं के मामले में पहले स्थान पर है। अब सरकार सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में काम कर रही है। लक्ष्य है कि साल 2024 तक मौत से होने वाले आंकड़े 50% तक कम हो जाएंगे। दरअसल हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने से दुर्घटनाओं में नुकसान ज्यादा होता है। सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में घातक और गंभीर चोटों को रोकने में हेलमेट और सीट बेल्ट काफी मददगार साबित होते हैं। जिंदगी अनमोल है, लिहाजा ऐसे कोई कदम ना उठाए जो आपके परिवार को हमेशा के लिए गम दे दे। सेफ रहें, सुरक्षित ड्राइविंग करें। नवा शहर से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सड़कों पर स्टंटबाजी एक बड़ी चुनौती है, जिसे रोकने की कोशिशें होती रही है। ट्रैफिक नियम से लेकर लोगों को जागरूक किया जाता रहा है ताकि लोग सोच समझकर और सुरक्षित ड्राइविंग करें। पंजाब पुलिस भी लोगों से यही अपील कर रही है। पहली बात, स्टंट करना रोड के ऊपर ये गैर कानूनी है। ऐसा करना कानून के उलट है और ऐसी बात जब भी सामने आती है तो पुलिस को उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि इसकी प्रावधान मोटर एक्ट के तहत भी है और आईपीसी संबंधित धाराओं के तहत भी इसका पर्चेस हो सकता है। हमारा एक ट्रैफिक का लेजर सेल है, एजुकेशन सेल, वो गाहे बगाहे ऐसी एजुकेशन लोगों को देता रहता है और ऐसा जो करना कानून के उलट है, नहीं करना चाहिए। इससे लोगों की जान और माल की जो को नुकसान होता है, नहीं होना चाहिए। सड़क हादसों में 18 से 45 साल के आयु के लोगों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। जानकारों का मानना है कि इस एज ग्रुप की काउंसलिंग कर सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। अराइव सेफ एनजीओ के हरमन सिद्धू का कहना है कि जिस तरह छोटे बच्चों को खतरों के बारे में बताया जाता है, ठीक उसी तरह से बड़ों को भी रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक किया जाना चाहिए। पेरेंट्स का इसमें सबसे अहम रोल है। हम अपने सामने बच्चे को ग्रो होते देखते हैं, एज ए किड चाइल्ड जब होता है, छोटा बच्चा होता है, अगर वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि भी उसने रेलिंग को पकड़ा हुआ है कि नहीं, दूसरी तरफ से हम खुद पकड़ते हैं। सिमिलरली क्रॉसिंग द रोड या घर पे कुछ भी करना, कोई गर्म चीज पड़ी है, कोई प्लग है, वी टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जब वो एक टीन एज हो जाता है, उसकी एज हो जाती है या उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, सो देन हम अपनी एज ए फैमिली, एज ए पेरेंट ऑल्सो हम उसको एक लाइसेंस दे देते हैं कि तो यू कैन ड्राइव अराउंड। लेकिन उसका माइंड अभी इतना ट्रेंड या एक्सपर्टीज नहीं आया होता कि भाई ये चीज करनी है कि नहीं।
हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर लेट्स से कोई गाड़ी लेकर जा रहा है मेरी, ये कितने किलोमीटर चल के आई है, कितना उसने लाइक वेयर ऑल ही हैज ट्रैवल्ड, आप जीपीएस ट्रैकर लगा लो कहाँ क्या कर रहा हो, आपके मोबाइल पे उसका अलर्ट आएगा कि भाई इज ओवर स्पीडिंग डूइंग व्हाट। तो वो चीजें की जा सकती हैं, दैट इज डूएबल। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सुझाव को किया है खारिज। देश की कुछ और जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पे पर। अडानी हिंडनबर्ग केस में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के उस सुझाव को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार ने पैनल गठित करने पर सीलबंद लिफाफे में सुझाव देने के लिए कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस मामले में पूरी पारदर्शिता चाहती है। अगर इन सुझावों को स्वीकार किया गया तो इसे सरकार की ओर से नियुक्त समिति के स्वरूप में देखा जाएगा। ये सही नहीं होगा, इसीलिए इस पर फैसला कोर्ट पर छोड़ दें। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर जारी सियासी खींचतान में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि दिल्ली मेयर चुनाव में एलजी द्वारा मनोनीत 10 पार्षद वोट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने मेयर के चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। नोटिस में मेयर चुनाव और अन्य चुनाव की तारीखें बताने के लिए कहा गया है। हरियाणा के झज्जर में बन रहे ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का मुआवजा बढ़ाने के लिए किसानों ने लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान किसानों ने थाली बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में किसानों ने उपायुक्त के बुलावे पर कार्यालय में पहुंचकर अपना मांग पत्र सौंपा। सरकार की ओर से किसानों को 25 फरवरी को सीएम से मिलने का समय दिया गया है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बार फिर से भगवान हनुमान की तस्वीर को सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट पर लगा दिया है। इससे पहले HAL ने बेंगलुरु के एरो इंडिया एयर शो के दौरान दिखाए गए HAL FT-42 विमान मॉडल की टेल से भगवान हनुमान की तस्वीर को हटा दिया था। बताया गया है कि तस्वीर पर विवाद होने के बाद ही ये फैसला लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को आतंकी गतिविधियों की वजह से बैन कर उसे आतंकी गुट करार दिया है। इस गुट को लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के कैडर के साथ मिलाकर बनाया गया था। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशों, नार्कोटिक्स और हथियारों की स्मगलिंग के साथ आतंकी हमलों और सुरक्षा बलों को लगातार धमकी देने के मामलों में शामिल रहा है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे निकलते हैं, रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अदानी मुद्दे पर अब तक देश में कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन जब अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी को निशाना बनाकर बयान दिया तो इसे भारत पर हमला माना गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोरोस के बयान पर पलटवार करते हुए इसे भारत के खिलाफ साजिश बताया। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सोरोस को अपनी हद में रहने की नसीहत दे डाली। देश में मशहूर उद्योगपति अदानी को लेकर जारी सियासी संग्राम में अब हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। हंगरी मूल के अमेरिकी अरबपति ने अदानी मसले को लेकर पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा है और दावा किया है कि भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. अमेरिकी कारोबारी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना बीजेपी को चुभ गया है। बीजेपी कह रही है कि ये मोदी पर नहीं बल्कि देश पर हमला है। भारत के खिलाफ विदेशी साजिश को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है
आगे भी हराते रहेंगे। अदानी मसले पर विपक्ष लगातार सरकार की मोर्चाबंदी कर रहा है, जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले में किसी बाहरी नागरिक की ओर से दखल की कोशिश की गई तो यहां कांग्रेस ने सोरोस मामले से पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा, पीएम से जुड़ा अदानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष व हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कौन है जॉर्ज सोरोस, जो अचानक भारत की अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश कर सुर्खियों में आ गए, और उनका मकसद क्या है, ये भी समझना जरूरी है। जॉर्ज सोरोस हंगरी में पैदा हुए अमेरिकी अरबपति हैं। वो सटोरिये शेयरों के निवेशक और व्यापारी हैं। सोरोस पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहा है। उन पर दुनिया के कई देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ लेकर पैसे के जोर पर वहां की राजनीति में दखल देने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि जॉर्ज सोरोस ने कई देशों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए खुलकर भारी भरकम फंडिंग की है। यही वजह है कि यूरोप और अरब के कई देशों में सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाकर पाबंदी लगा दी गई। जॉर्ज सोरोस पर आरोप लगता रहा है कि वे जिस अकूत दौलत के दम पर दुनिया भर में दखल देते हैं, वो भी अनैतिक साधनों से जुटाई गई है। साल 2002 में फ्रांस की अदालत ने सोरोस को अनैतिक और अनधिकृत व्यापार का दोषी पाया था। इसके लिए फ्रेंच कोर्ट ने सोरोस पर $23 लाख का जुर्माना लगाया था। ऐसा नहीं है कि जॉर्ज सोरोस ने पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है। वो पहले भी मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठा चुके हैं। 2020 में वो यहाँ तक कह चुके हैं कि भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने सोरोस की साजिश पर तीखा पलटवार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक तीर कमान सौंप दिया है। इसके साथ ही अब शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान उद्धव ठाकरे से छिन गया है। आपको बताते हैं आखिर ये मामला क्या है। दरअसल शिवसेना के नाम और पार्टी के सिंबल पर हक को लेकर विवाद था। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी जारी थी। अब चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक तीर कमान सौंप दिया है। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है। लोग हमसे जुड़ रहे हैं, ये सत्य की जीत है, ये बाला साहेब के विचारों की जीत है। वहीं आयोग के फैसले पर शिवसेना सांसद संजय राउत बोले कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, जबकि कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा, लेकिन अब एक चमत्कार हो गया है, लड़ते रहो। दरअसल उद्धव गुट और शिंदे गुट ने शिवसेना के नाम और पार्टी के प्रतीक चिन्ह तीर कमान को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। अक्टूबर 2022 में शिंदे गुट को पार्टी के प्रतीक के रूप में 2 तलवार और ढाल के साथ बाला साहेब ची शिवसेना नाम दिया गया था, जबकि उद्धव गुट को शिवसेना नाम देकर प्रतीक चिन्ह मशाल दिया गया। शिवसेना के धनुष और बाण चिन्ह के स्वामित्व पर अंतिम सुनवाई जनवरी में हुई थी। अब चुनाव आयोग का आखिरी फैसला शुक्रवार को आया, जिसके बाद एक तरफ जहां शिंदे गुट में जश्न का माहौल है, तो वहीं उद्धव गुट के लिए ये बड़ा झटका है। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। पानी की तरफ बहाया, वो पानी कहां तक पहुंचा
जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके और न्यूज पथ पर आगे आपको लिए चलते हैं धनबाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबर कहीं छूट ना जाए, इसलिए सीधे चलते हैं धनबाजार। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पांचवें और आखिरी कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स करीब 316 अंक गिरकर 61,002 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 51 अंक टूटकर 17,944 के स्तर पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक सराफा बाजार में सोने का भाव 285 रुपए गिरकर प्रति 10 ग्राम 55,950 रुपए दर्ज हुआ। इससे पहले के कारोबार में इस येलो मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 56,235 रुपए रही थी। वहीं चांदी के दाम भी 620 रुपए लुढ़ककर 65,005 रुपए हो गए। भारतीय मूल के नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है। वे पूर्व CEO सुसन डायनेवोजस्की की जगह लेंगे। इससे पहले नील मोहन यूट्यूब के CPO थे। उन्हें प्रमोट कर ये जिम्मेदारी सौंपी गई। नील मोहन गूगल के साथ 2008 से काम कर रहे हैं। गूगल इंडिया ने कई डिपार्टमेंट्स में 453 कर्मचारियों की छटनी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों को गूगल इंडिया के कंट्री हेड और वाइस प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने मेल कर उनके टर्मिनेशन की जानकारी दी। मेल में छटनी के फैसले पर गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई की सहमति का जिक्र भी है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बेंगलुरु में चल रहा एरो इंडिया शो शुक्रवार को इसका समापन हो गया। शो के 5वें और अंतिम दिन एक बार फिर स्वदेशी फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। शो के आखिरी 2 दिन आम लोगों के लिए थे, लिहाजा आखिरी दिन इस शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में हिंद के वायुवीरों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज हवाई करतब दिखाए। तेजस से लेकर रफाल तक, सुखोई से लेकर सूर्य किरण तक और प्रचंड से लेकर सारंग हेलीकॉप्टर तक। 14वें एरो इंडिया शो के अंतिम दिन कुछ इस अंदाज में हिंद के वायुवीरों ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। 5 दिन तक चले इस शो के अंतिम 2 दिन आम लोगों के लिए थे, लिहाजा वायुवीरों के इन हवाई करतबों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यलहंका एयरबेस पहुंचे। पूरे एरो शो में वाहवाही लूटने वाले स्वदेशी फाइटर जेट तेजस ने अंतिम दिन भी अपने दमखम का परिचय दिया और वहां मौजूद लोग इस स्वदेशी लड़ाकू विमान से अपनी निगाहें हटा ही नहीं पाए। इसके बाद जैसे ही वायुसेना के बेड़े का सबसे अहम सूरमा सुखोई मैदान में उतरा तो उसकी रफ्तार और हैरत अंगेज करतबों ने लोगों का दिल जीत लिया। बेंगलुरु के आसमान में गरजते इस सुखोई ने अपनी खूबियों का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। वैसे तो एशिया के इस सबसे बड़े एयर शो में देश में बने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स का खूब बोलबाला रहा, मगर फ्रांस से लिए गए रफाल फाइटर जेट ने भी अपनी खूबियों से इस शो में 4 चांद लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और इन सब के अलावा सूर्यकिरण की एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर ने भी अपने हवाई करतबों से शो में आए लोगों को रोमांचित कर दिया। हवा में गोते लगाते ये सारंग हेलीकॉप्टर्स जितनी देर तक आसमान में रहे, लोग इनसे अपनी नजरें नहीं हटा पाए। डिस्प्ले पायलट बनने में कम से कम 2 साल का वक्त लगता है। उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है, कड़ी मेहनत, कड़ी प्रैक्टिस। उसके बाद ही कोई अच्छा डिस्प्ले पायलट बन सकता है। तो हर बार डिस्प्ले करना 15 मिनट तो कम लगते हैं, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है और उसे एग्जीक्यूट करना ही बहुत कठिन काम होता है। हमारा जो चॉपर है वो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL द्वारा निर्मित है और पिछले 20 साल से हम इसे फ्लाई कर रहे हैं। और मेक इन इंडिया जो हमारा मोटो है और जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है एरो इंडिया, इसमें
अपना हेलीकॉप्टर दिखाना, एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर और स्वदेशी डिस्प्ले टीम दिखाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। बेंगलुरु ने 14वीं बार इस एयर शो की मेजबानी की है, जिसमें पहली बार अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान F-16, F-18 और F-35 भी शामिल हुए और वो अपनी खूबियों से शो में आए देसी विदेशी मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब भी रहे। इसके अलावा इस एरो शो में करीब 100 देशों और 800 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें भारतीय कंपनियां भी शामिल रही, जिन्होंने इस शो के जरिए निवेशकों की कसौटी पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी जितना ही शानदार इस शो का आगाज रहा, उतना ही शानदार इस शो का समापन भी रहा। बेंगलुरु से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान से जुड़ी एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने ऑर्गन डोनेशन के नियमों को आसान करने का फैसला किया है। इसका बड़ा फायदा 65 साल की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलेगा। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ऑर्गन डोनेशन से जुड़े पहलुओं पर राज्यों से परामर्श कर एक राष्ट्र एक अंग आवंटन निधि पर काम कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एक समान नीति से देश के किसी भी अस्पताल में डेड डोनर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकेगा। नीति को मजबूत करने के लिए सरकार ने डेड डोनर के अंग लेने वालों को रजिस्टर करने के लिए मूल निवास की शर्त हटाने की सिफारिश की है। इसके अलावा डेड डोनर के अंग पाने वाले मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए 65 साल की उम्र सीमा को भी खत्म कर दिया गया है। यानी अब 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीज भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई फीस ना ले, क्योंकि ये कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है। सूत्रों ने बताया कि सरकार अंगदान को लेकर स्कूल स्तर पर बच्चों को जागरूक करने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। कक्षा 9 से 11 में अंगदान पर पाठ्यक्रम शुरू करने पर काम किया जा रहा है। दरअसल पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में मृतकों के अंगदान की दर बहुत कम है और समय पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने से लगभग 5 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। और न्यूज पर आप सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा, आज बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा की। 16 फरवरी से 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए इस बार योगी सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसे परीक्षा में बरती जा रही सख्ती का डर कहा जाएगा, जिसकी वजह से पहले ही दिन 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा के पहले दिन ही 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ी। यूपी बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पहले दिन कुल 4,02,054 छात्र और छात्राओं ने परीक्षा नहीं दी। बोर्ड एग्जाम के पहले ही दिन 12वीं क्लास के 2,18,189 छात्र परीक्षा देने नहीं पहुंचे। वहीं 10वीं के 1,83,865 छात्र बोर्ड परीक्षा से नदारद रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इन फैसलों ने बेहद सख्त रुख इसमें दिख रहा है। नकल करने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने का भी बात कही गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे में यह माना जा रहा है कि कड़ी सख्ती के कारण इतनी भारी संख्या में छात्रों ने परीक्षा छोड़ी है। यूपी की ही तरह बिहार बोर्ड में भी आपको बता दें, नकल पर अंकुश लगने के बाद असर दिखा है। यहां अलग अलग जिलों से छात्रों की परीक्षा छोड़ने की खबर सामने आई है। ये बताइए कि 4 लाख बच्चों ने यूपी में एग्जाम छोड़ दिया, आप क्या रीजन मानती हैं? सर, कोविड-19 की वजह से बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई और एग्जाम भी 1 महीने पहले हो रहा है, जिसके वजह से हो सकता है कि उन लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम्स हुई हो, इसलिए वो एग्जाम छोड़ रहे हैं। अभी तो प्रधानमंत्री ने भी टिप्स दिए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्स दिए थे, परीक्षा पर चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि स्ट्रेस नहीं लेना है। बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि परीक्षा छोड़ दी बच्चों ने? सर, पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती हैं। 1 महीने पहले एग्जाम हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है। सर, ये बताओ कि आपको क्या लगता है जो बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? सर, उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी और वो अपने एग्जाम हार्ड लगता होगा। एक तो पहले से एग्जाम हो गया 1 मंथ पहले, इसीलिए। क्या लगता है आपको परीक्षा जो स्टूडेंट छोड़ रहे हैं यूपी बोर्ड के, उसके पीछे क्या लगता है, क्या कारण है? उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगी और जो नकल कराने का भी जो पहले होता था, अभी वो भी बंद करा दिया सरकार ने, तो इस वजह से उसका उनको डर लग रहा होगा कि फेल हो जाए, इसलिए नकल एग्जाम छोड़ चुके दिए हो अपना। नकल नहीं हो रही है, इसकी वजह भी मान रहे हैं ये बच्चे। कुछ और बच्चे हैं इधर, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं जबी अमान।
ये बताइए महजबी कि आपको क्या लगता है, ये जो सख्ती हुई है उसकी वजह से बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? पहले तो उनकी प्रिपरेशन भी नहीं चल पाई क्योंकि कोविड उधर बीच आ गया था, तो फिर स्कूल और कॉलेजेस भी बंद थे और फिर अभी 1 महीना पहले भी एग्ज़ाम हो रहा था जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो इसलिए भी वो एग्ज़ाम छोड़ने का ये भी कारण हो सकता है। और फिर कुछ बच्चे हैं जो चीटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। आपको क्या लगता है, सख्ती वजह है या पढ़ाई नहीं हो पाई है? हो सकता है पढ़ाई नहीं हो या फिर हो सकता है पढ़ने नहीं एक बच्चे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि 1 महीने में तैयारी कर लेंगे, तो इसलिए हो सकता है बाद में हो सकता है नहीं तैयारी हो पाए, इसलिए अपना पढ़ाई नहीं किए होंगे तो नहीं आ पाए होंगे पेपर देने। स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है? स्कूल में अच्छी होती है, और वो जो स्कूल में नहीं जा सकता या फिर काफ़ी दूर स्कूल है जिसका, तो अपने कोचिंग से भी तैयारी कर सकता है या फिर घर पे कर सकता है, लेकिन तो उनको बुलाया होगा कि हम घर पे बाद में कर लेंगे, तो इसलिए नहीं गए होंगे स्कूल, और ना घर पढ़ेंगे तो इसलिए नहीं गए होंगे पेपर देने। नकल विहीन परीक्षा तो हमेशा दावा किया जाता है, इस पर ज्यादा सख्ती है। यहाँ तक कहा गया है कि जिस केंद्र पर नकल पाई जाएगी, नकल कराते पकड़े जाएंगे, तो वहां पर एनएसए लगेगा। तो जो इतनी सख्ती हो रही है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा दिए हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार का यह कदम कैसा है? सर, सरकार का कदम ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब पहले जितने पिछली बार होते थे चीटिंग होते थे, लेकिन उतना अब सख्ती कर दिया है सरकार ने, तो इसलिए अब क्यों ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, तो इसलिए लोग पेपर छोड़ कर भाग जा रहे हैं। आपको लगता है कि सख्ती की वजह से पेपर छोड़े हैं बच्चे? शायद कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का तैयारी भी अच्छे से नहीं हुआ होगा, तो इसलिए भी वो छोड़ सकते हैं। उसमें और भी रीजन हो सकता है। तो ये हैं चंदौली के दीनदयाल नगर में ये जो स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, इनका कहना है कि तमाम तरह के कारण ये बता रहे हैं। कोरोना भी एक अहम कारण हो सकता है। सख्ती को लेकर भी ये बच्चे बात कर रहे हैं कि सख्ती भी एक वजह है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो एग्जाम छोड़ रहे हैं। उदय गुप्ता, चंदौली, गुड न्यूज टुडे। और आईआरसीटीसी की स्पेशल ट्रेन भारत गौरव का सफर दिल्ली से शुरू हो गया है। ये एक स्पेशल ट्रेन है जिसे भारत सरकार के देखो अपना देश पहल के तहत चलाया गया है। दिल्ली से यात्रा शुरू करने वाले तीर्थयात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं को ये ट्रेन अयोध्या से होते हुए नेपाल के जनकपुर तक तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। आपको बता दें कि इस ट्रेन की क्या क्या खासियत है, ट्रेन के अहम पड़ाव कौन कौन से होंगे और साथ ही आपको इस पर सफर करने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं विस्तार से। दरअसल ये एक डिलक्स एसी ट्रेन है। इसमें 2 डाइनिंग एरिया, एक मॉडर्न किचन, नहाने के लिए शावर, क्यूबिकल्स यहां पर लगे हुए हैं, सेंसर आधारित वॉशरूम और फुट मसाजर की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध है। भारत गौरव ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे और हर कोच में एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात है। ट्रेन में मनोरंजन और समाचार देखने के लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगे हुए हैं। रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेन सबसे पहले अयोध्या में रुकेगी, जहां श्रद्धालु राम जन्मभूमि और हनुमान मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद ट्रेन सीधे सीतामढ़ी स्टेशन के लिए निकलेगी। सीतामढ़ी से यात्री बसों में बैठकर नेपाल के जनकपुर जाएंगे। यहां यात्री राम जानकी मंदिर, सीताराम विवाह मंडप और धनुष धाम के दर्शन कर सकते हैं। अगले दिन सीतामढ़ी लौटकर जानकी मंदिर और पुनौरा धाम जाएंगे। फिर यात्रा वाराणसी के सारनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचेगी। फिर यहां से बस के जरिए यात्री प्रयागराज आएंगे। यहां संगम, शंकर विमान मंदिर, हनुमान मंदिर और भरद्वाज आश्रम के दर्शन करेंगे। इसके बाद ट्रेन वापस दिल्ली के लिए रवाना होगी। इस तरह से भारत गौरव ट्रेन का पूरा सफर 2500 किलोमीटर का होगा। ट्रेन के किराए की शुरुआत 39,745 रुपए प्रति व्यक्ति से होती है। किराए में यात्रा, होटल का स्टे, भोजन, दर्शन और वहां तक आने जाने का खर्च भी शामिल है। रेल मंत्रालय के अनुसार यात्री इसका किराया 3, 6, 9, 12, 18 और 24 महीने की ईएमआई में भी भर सकते हैं। साथ ही यात्रियों को ट्रैवल इंश्योरेंस और गाइड भी मुहैया कराया जाएगा।